क्या कांग्रेस उनको दबाने की कोशिश कर रही है? क्या अपने पाले में लाने की कोशिश तो नहीं कर रही है बीजेपी? बहुत जबरदस्त हंगामा क्या दीदी को अपने पाले में लाने की कोशिश तो नहीं कर रही है? या इंडिया ब्लॉक से दूर तो नहीं कर रही है बीजेपी दीदी ऐसा कोई विचार ऐसा नहीं दीदी मुझे लगता है कि बड़ी नेता है और जहां तक उनको इंडिया लाइन से दूर करने की भारतीय जनता पार्टी की कोई कोशिश नहीं है, वो खुद ही दूर हो रही है। उत्तर प्रदेश में अभी जो है उपचुनाव के लिए सीटों को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है कि कांग्रेस को 5 चाहिए, समाजवादी देने को तैयार नहीं है। कल ही अखिलेश यादव ने कहा कि हमने 6 सीटें जिताई हैं कांग्रेस को। लग रहा है कि मामला मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा, लेकिन मैं इस बहस के अगले पड़ाव पर पहुंचता हूं। कपिल जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पिच पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया ब्लॉक के अंदर एक और ब्लॉक की बात कही जा रही है और वो ब्लॉक है 66 का, 66 का, यानी कि टीएमसी और एसपी के सांसद। इनका अगर आप देखेंगे दोनों का आंकड़ा तो ये 66 का है। शहीद दिवस कार्यक्रम तो टीएमसी हमेशा करती रही है, इस बार अखिलेश यादव को खासतौर पर बुलाया जाता है। तो इंडिया गठबंधन के अंदर दीदी की नजदीकियां, करीबियां अखिलेश यादव के साथ ज्यादा है। तो यह कॉम्बिनेशन क्या कहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक अलग ब्लॉक बन रहा है? देखिए, कोई किसी के पिच पर नहीं खेल रहा है। हाँ। सब एक साथ एक ही पिच पे खेल रहे हैं जिसका नाम है टीम इंडिया। लेकिन विविधता में एकता जो हमारे मुल्क की पहचान है, वही हमारे इंडिया गठबंधन की भी पहचान। हम सबकी भावनाओं को सराहते भी हैं और सांप्रदायिकता के विरुद्ध सभी एक हैं। हमारी एक जो कॉमन विचारधारा है, वो सबसे बड़ी विचारधारा है कि सांप्रदायिकता का नाश करना है। तो जो जिसको सांप्रदायिकता का नाश करना है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। जिसको सांप्रदायिकता का नाश लेकिन दीदी का स्टैंड इंडिया गठबंधन के स्टैंड से अलग कैसे हो गया? नीति आयोग की बैठक में भी जा रही हैं, यहां तकरार चल रही है, पीएम से मुलाकात भी हो रही है। अच्छा, एक बात बताएं, तृणमूल कांग्रेस के अलावा वो मुख्यमंत्री भी तो हैं। तो उसी तरीके से बाकी राज्यों के भी मुख्यमंत्री हैं, उनको भी जाना चाहिए आपकी सलाह मानकर। ये तो सभी मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है एक सीएम के हिसाब से। सुनिए त्यागी जी, थोड़ा सा त्याग दे, सब्र रखें, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, सब्र नहीं त्याग सकता मैं, वो आप त्याग दीजिए। अरे भाई भैया, आप त्यागो, सब्र रखो, है ना। अब दूसरी बात ये है कि देखिए, सही स्टेटमेंट मंत्री जी बौखलाए हुए हैं दीदी के अलग जाने से। अरे दीदी हमारे साथ है शहीद दिवस पे, इसीलिए हम लोगों को बुलाया भी गया था स्पेशल। दीदी नहीं, लेकिन क्या दीदी और भैया जो है वो राहुल भैया के साथ है कि नहीं? सवाल ये है। सभी एक दूसरे के दुलारे हैं, बस जो संप्रदाय को संप्रदायवाद करते हैं, जो जिस तरीके से कहते हैं कि हिंसा धर्म के आधार पर। कपिल जी, अगर आप सामने देख पा रहे होंगे स्क्रीन तो देखिएगा, 37 + 29 66। हाँ, इसी ब्लॉक की बात कर रहे हैं हम। नहीं तो ये 66 नंबर तो टीम इंडिया का हिस्सा है। टीम इंडिया का हिस्सा है कि टीम इंडिया के अंदर कोई और दूसरी टीम तो नहीं बन रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर बन रही है। आपने देखा होगा निषाद पार्टी किस तरीके से, ओपी राजभर साहब की पार्टी किस तरीके से पटेल साहब की पार्टी, उनकी कवायद देखिए, उनकी बातें देखिए, कौन इनके साथ है। रालोद तक नहीं खड़े हुए नेम प्लेट चेंज पे। आप बताइए। मैं विवेक जी और धीरेन्द्र जी मैं आपके पास आऊं, उससे पहले आनंद सर, मैं एक सेकंड, मैं आनंद विजय सर आपके पास आ रहा हूं। सर ये बताइए कि ये जो कॉम्बिनेशन जिसकी बात हम कर रहे हैं और ममता बनर्जी का स्टैंड जिसके लिए हमने लगातार इस पर चर्चा भी की कि आखिर दीदी के मन में चल क्या रहा है। इससे पहले आप देखिए नीति आयोग की बैठक का कई बार दीदी ने बहिष्कार किया, लेकिन इस बार जब इतने तल्ख तेवर के साथ विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो दीदी का स्टैंड बिल्कुल अलग है। ऐसा क्यों सर? देखिए प्रत्युष, आपने बहुत इंटेलिजेंटली बहुत सारे सवाल के उत्तर ले लिए हैं। अगर दर्शकों को समझ में आ रहा होगा तो वो समझ गए होंगे कि ये क्या। जैसे आपने पूछा 7 है तो उन्होंने इसका इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा दुलारे हैं। तो शब्दों को अगर आप पकड़े तो आपके डिबेट में सारे आंसर मिल रहे हैं राजनीतिक दलों के हिसाब से। मैं 2 बयान, इन दिनों संसद का सत्र चल रहा है, 2 बयान की चर्चा करना चाहूंगा। एक की चर्चा हल्का सा अभी शिवम जी ने किया। कल 2 बयान आए। एक, अभिषेक बनर्जी ने संसद में बोला कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है। और दूसरा बयान अखिलेश जी का संसद के बाहर आया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें जिताई उत्तर प्रदेश में।
तो इन दोनों बयानों को जोड़ के और जिस प्रकार से अभी नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी के जाने का निर्णय हुआ है, इससे तो यही लगता है कि INDIA गठबंधन में कुछ न कुछ चल रहा है। अब ये किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है अभी कि क्या चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार इसके बयान आ रहे हैं उससे लगता है कि सब एक प्लिंथ पर तो नहीं है। सबका अपना अपना सोच है, सब उसी हिसाब से अपनी राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से शहीद दिवस के अवसर पर अखिलेश जी और ममता जी की जुगलबंदी हुई और उसके बाद संसद में इन दोनों दलों के जो बयान आए और दोनों दलों के बीच में जो जिस प्रकार का समन्वय है और जिस प्रकार से अखिलेश यादव की पार्टी का बीजेपी पर हमलावर होते हुए भी कांग्रेस से एक मतलब एक सटल तरीके से दूरी दिखती है। वो सार्वजनिक रूप से नहीं दिखना चाहते, लेकिन वो अपनी राजनीति कर रहे हैं और उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर उनको सरवाइव करना है, सरकार बनानी है, तो कांग्रेस से अलग होके ही लड़ना पड़ेगा उनको, क्योंकि दोनों के वोट बैंक एक ही है। कोई एक दूसरे को काटेगा तो अखिलेश जी भी चाहेंगे नहीं कि उनकी सरकार कांग्रेस के भरोसे चले, वो अपने दम पर सरकार बनाना चाहेंगे और अपने दम पर सरकार बनाने के लिए वो जिस मजबूती से और जिस प्रकार से वो कल मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया में कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। विवेक जी आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है, किसे बांधने की जरूरत है कुर्सी की पेटी? जी देखिए, ना मौसम बदलेगा ना कुर्सी की पेटी बांधने की जरूरत है। आप भी राजनीति के एक स्टूडेंट हैं और मैं भी राजनीति का एक स्टूडेंट हूं। पहली तो ये हाइपोथेटिकल चीज है, और हम दोनों ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। बिल्कुल। और देखिए, ये तो है ही कि सारे रीजनल जो पार्टियां हैं सबका अपना अस्तित्व है, सबको अपना अस्तित्व देखना पड़ता है, चाहे वो एनडीए के घटक दल हों या वो इंडिया अलायंस के घटक दल हों। ये एक चीज़ है, लेकिन उसके बाद भी देखिए सब लोग इकट्ठा इसलिए हुए थे क्योंकि ये एक आइडियोलॉजिकल इलेक्शन था। इसको मानना पड़ेगा आपको। शुरुआत तो इन्होंने मोदी साहब के नाम पे करी थी, भाजपा ने अपने बूते पे इलेक्शन लड़ने की कोशिश करी थी, सीटें कम आई तो इकट्ठा हुए थे, आपने कर दिया है कि नहीं अभी? हाँ नहीं थे नहीं। अभी सुनिए क्योंकि इलेक्शन की बात मैं कर रहा था, इसलिए इलेक्शन हो चुका है, 4 जून को रिजल्ट आए थे। तो आइडियोलॉजिकली ये अलायंस बना है सांप्रदायिकता के खिलाफ, कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के खिलाफ और माइनॉरिटीज के खिलाफ जो अट्रॉसिटीज शुरू हुई हैं, तख्तियां लग रही हैं कि दुकान किसकी है, नमाज पढ़ रहे हैं तो पुलिस वाला आकर के जूता मार देता है, ये इन चीजों के खिलाफ ये अलायंस बना है ग्राउंड लेवल के ऊपर और आइडियोलॉजिकली सॉलिड है। तो इसमें ये एक सच्चाई है कि केरल में हम कांग्रेस के साथ जरूर लड़े, लेकिन बिहार में वो हमारे साथ थे, बाकी राज्यों में हमारे सारे कैडर ने उनको समर्थन दिया। और ये चीज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए भी ट्रू रही है। और ये चीज आज से नहीं है, ये अगर आप पुराना तीसरे मोर्चे का इतिहास देखेंगे तो यूपीए 1 में भी हम लड़े जरूर कांग्रेस के खिलाफ थे बंगाल और केरल में, लेकिन उनको हमने समर्थन दिया था। तो ये अलायंस की जो पॉलिटिक्स है ये इतनी सिंपल नहीं होती है कि साहब अगर 2 लोग आपस में मिले, कोई ब्लॉक नहीं बनने जा रहा है। अब आप 66 की ब्लॉक करेंगे, कल आप कहेंगे 10 मेंबर पार्लियामेंट लेफ्ट के हैं, वो कांग्रेस के 100 के साथ मिल जाएंगे तो 110 का एक और ब्लॉक। ये सब मिथ्या बातें हैं, सब साथ में हैं। हाँ, ये एक बात जरूर होती है कि हो सकता है कि अपनी तरफ से बार्गेनिंग के लिए या कुछ अलग डिस्कशन करने के लिए अगर वो प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहती हैं तो ये उनका अपना एक निर्णय है। अभी तक तो हम उनको इंडिया अलायंस में ही मान रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम उनके साथ इलेक्शन लड़े थे। तो एवरीथिंग इज इंटैक्ट। तो ये इसको इस तरीके से मानना। अच्छा, दूसरी बात, शिवम त्यागी बार कह रहे हैं राहुल की लीडरशिप। धीरेन्द्र जी को भी लाइएगा। धीरेन्द्र जी, ठीक है, लेफ्ट मना कर रही है, बाकी ऑपोजिशन मना कर रहा है कि कोई ब्लॉक नहीं बन रहा है, तो आपको लग रहा है कि जो निगाहें जेडीयू और टीडीपी की तरफ विपक्ष लगाए बैठा है, वही निगाहें बीजेपी और एनडीए दूसरी तरफ भी लगाए बैठी हैं, जिसमें टीएमसी पर बहुत ज्यादा उम्मीदें टिकी हैं कि भले वो आपके साथ ना आए लेकिन इंडिया अलायंस के साथ भी ना रहे। देखिए प्रत्युष जी, इंडिया ब्लॉक में ब्लॉकेज हो गया है। ब्लॉकेज हो गया, अब कहीं जी ब्लॉकेज हो गया है। मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस को जितना मजबूत करना था
उतना मजबूत इन लोगों की गलती से उनका मजबूतीकरण हो गया। अब इससे ज्यादा कांग्रेस को अगर मजबूत करते हैं ये लोग, तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वोटों का बिखराव होगा। उस अल्पसंख्यक वोटों के बिखराव से बचने के लिए कांग्रेस से दूरी बनाना इनकी मजबूरी है। इसीलिए ये लोग अब कहीं ना कहीं उस ट्रैक से हट रहे हैं और अपने अपने प्रदेशों में, चूंकि कांग्रेस परजीवी पार्टी है, उसके पास कोई जमीनी कार्यकर्ता उनके पास नहीं है और न कहीं पे जमीन बचता है। इन लोगों के जमीन पर फल फूल करके आज वो न चाहते हुए भी इन लोगों के विरोधी दल के नेता हो गए। अब ये लोग इससे ऊपर टॉलरेट नहीं करेंगे, उसी की ये कवायद है। और अब ये सही बात है कि ब्लॉक के अंदर में ब्लॉक प्रतिनिधि आपने जो कहा है वो उसकी शुरुआत हो गई है और एक थर्ड फ्रंट ये लोग बना करके अगले चुनाव तक की कहीं फिर से अगला जब 2029 में चुनाव हो तो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं हो जाए, उससे पहले इनके टायर में पंक्चर लगाया जा रहा है। इसी की शुरुआत है। तो क्या कपिल जी इस फ्रंट की, कपिल जी मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या इस फ्रंट की अगुवाई कौन करेगा, दीदी या अखिलेश यादव? जब फ्रंट बन रहा है तब बताओ। फ्रंट नहीं, हमारा एक ही फ्रंट है जिसका नाम है इंडिया। क्या आप नहीं चाहते कि भाई अखिलेश यादव भी पीएम के कैंडिडेट हो? हमेशा वो सीएम ही रहेंगे, सीएम कैंडिडेट रहेंगे। कौन पार्टी का कार्यकर्ता होगा किसी भी पार्टी का? हाँ। यहाँ तक कि रालोद से पूछ लिए या एलजेपीआर से भी पूछ लिए तो मन में तो होगा, कहे चाहे ना कहें, लेकिन हकीकत इस बात की नहीं है। हकीकत इस बात की है कि वर्तमान, देखिए आपकी बात पर मुस्कुरा रहे हैं धीरेन्द्र जी, खूब मुस्कुरा रहे हैं, धीरेन्द्र जी भी मुस्कुरा रहे हैं, शिवम जी भी मुस्कुरा रहे हैं। कह देंगे क्या कि ये क्या बोलते हैं, पासवान साहब को नहीं बनाना चाहेंगे। तो पासवान साहब के लिए काम कर रहा है, अगर उनको नहीं बनाना चाहते हैं तो क्यों नहीं कहते हैं कि पासवान साहब भाजपा में विलय कर लें, शिवम भाई भी गच्छ हो जाएंगे एकदम। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये सब बातें बेमायने हैं, लेकिन हकीकत है हम इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, हिस्सा थे और हिस्सा रहेंगे, और पूरी संगठितता से ये इंडिया गठबंधन चलेगा। आगे की बात अब मत करिए, तो ना करें। आपकी तरह थोड़ी ना साहब मौसम वैज्ञानिक थे, आपके पितामह जो थे वो मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते थे। जिधर मौसम बदलता था सत्ता का उधर पहुंच जाते थे। तो आपको नहीं दो तो ज्यादा बेहतर होगा। समाजवादी पार्टी ने सांप्रदायिकता के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया और समता मूलक समाज की स्थापना के लिए जो आंदोलन चलाया, हम आज भी उसी पर निर्भर हैं। अगर कांग्रेस को सुन लीजिए, कांग्रेस का विजन पीडीए हुआ। हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पीडीए का विजन अपनाया है। आज 99 सीटें उनकी या हम जितने भी जीत के आए हैं ये पीडीए की देन है, और कांग्रेस भी हमारे साथ जातीय जनगणना में पूरी सहभागिता कंधे से कंधा मिला करके निभा रही है। ये जरूर है कि जनता बादल देवनाथ क्या कांग्रेस से थोड़ी सी दूरी बनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ दीदी का मतलब दो चीजें साथ साथ चल रही हैं कि एक तरफ हाँ भी और एक तरफ ना भी। दीदी पिछले साल दिखने में साथ, लेकिन स्टैंड के समय में अलग, फिर कहेंगे हम आपके साथ, तो कैसा साथ? और दीदी ने खुद कह दिया, क्योंकि बंगाल के, मैं एक बार फिर आपको कहना चाहता हूँ, बंगाल को सेंट्रल गवर्नमेंट से 1,71,000 रुपया बकाया है। आवास योजना, जीएसटी का पैसा, 100 दिनों का काम का एक पैसा नहीं दिया 3-4 साल से, एक पैसा नहीं दिया। तो एक स्टेट गवर्नमेंट चल रहा है, चला रहा है लेकिन शिवम त्यागी, इस बीच हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस शहीद दिवस कार्यक्रम की बात कर रहे हैं जो कोलकाता में हुई, जिसमें अखिलेश यादव भी गए थे, और दोनों ही नेताओं ने एक सुर में बोला कि यह सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। ममता बनर्जी के तेवर काफी तल्ख थे केंद्र सरकार को लेकर, और अब वो कह रहे हैं कि जो 2.25 लाख करोड़ रुपए का केंद्र का बकाया है जो हमें नहीं मिला है, वो हम चाहते हैं हमें रिलीज किया जाए। देखिए, वो तो दिखाने के लिए तो राजनीति करनी ही पड़ेगी, लेकिन वो एक गाना सुना है ना आपने कि झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही, दिल में कुर्सी के लिए प्यार है कि नहीं,
तो कितना भी कहें कुर्सी के लिए जो वो दबा दबा सा प्यार है वो है ना, अब उसको कैसे इनकार कर दे। ममता दीदी का वो दिन कौन भूल गया जब वो कुर्सियां लगाकर दिल्ली आ गई थी प्रधानमंत्री बनने के लिए। वो अलग बात है कि अन्ना जी के साथ मिलके 200 कुर्सी नहीं भरी गई। अखिलेश यादव का तो फोटो लगा लगा के छाती पे अपने समाजवादी के कार्यकर्ता रोज कहते हैं हमारे रक्षा मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री। बेचारों को उम्मीद तो है ही। अब दूसरा इन्होंने जो है चिराग जी की पार्टी पर ताना मारा हमारे, अभी रुकिए ना प्लीज, अब एक एक करके डिबेट करते हैं। एक चिराग जी की पार्टी पर ताना मारा हमारे कपीस जी ने कि भाई इच्छा तो उनकी भी होती होगी प्रधानमंत्री बनने की। उम्मीद बताओ ना। अरे भाई पिछले सीजन में तो प्लीज बीच में ना रुकिए, बीच में लड़ते क्यों हैं? ये अच्छी बहस चल रही है, अच्छी बहस चल रही है कपिल जी, अच्छी बहस चल रही है। कपिल जी मैं सभी नहीं अपने सभी सम्मानित पैनलिस्ट से कह रहा हूं कि देखिए आज बहुत अच्छी डिबेट चल रही है, हंसते मुस्कुराते और बीच बीच में शायरी भी छोड़ रहे हैं शिवम त्यागी। तो मुझे लगता है कि इसे हमें मेंटेन करना चाहिए ताकि दर्शकों को भी समझ में आए, बीच में टोका ठाकी नहीं। जी शिवम त्यागी, इन्होंने कहा कि भाई देखिए वो प्रधानमंत्री बनने की या कुर्सी की इच्छा तो जो है उनके हमारे जो चिराग जी हैं उनके मन में भी होगी, बिल्कुल होगी भाई, लेकिन उनकी अभी भी सीटें आपसे 2 ज्यादा है। 2019 में 3 पर पहुंच गए थे भाई आप। वो तो अपनी पार्टी खुद खड़ी कर आए, किस तरीके से स्थितियां हैं, एक सक्सेसफुल नेता बने हैं, सारी चीजें हुई। मैं आ गया अंत में या ये रोक नहीं पाते हैं अपने आप को, मुझे समझ में नहीं। कपिल जी थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म ले नहीं पाते हो आप, ये बड़ी प्रॉब्लम है आपकी। अखिलेश जी की तरह सिर्फ बाउंस बैक कर देते हो। रुको जरा, चलिए देखिए इस बीच खबर ये भी है कि एक तरफ तो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मांग रही है, आज हो सकता है कि शाम 3 बजे तक उनकी मुलाकात भी हो जाए, वो नीति आयोग की बैठक में भी चले जाए। लेकिन दूसरी तरफ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी संसद में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है सदन के अंदर अभिषेक बनर्जी ने। इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे, 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। सर एक मिनट, एक आदमी ने एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया, या ताली बजा रहे, इसीलिए ऐसा हाल है इनका। और सर 700 लोग मारे गए, ट्रेजिकली ओवर। क्या 700 farmers died. 700 farmers died. What did you do? You people have blood on your hands. You people have blood on your hands. You people have blood on your hands. In 2020, sir, this contentious farm bills were passed without any consultation. शिवम त्यागी, दीदी का स्टैंड क्या होगा ये एक अबूझ पहेली है। सदन के अंदर आपने सुना अभिषेक बनर्जी को? जी नहीं बेशक सुना। मैं तो मानता हूं कि सदन में सभी को अपने मुद्दे रखने चाहिए, कोई भी पार्टी हो सबको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। लेकिन यहां पर जो विषय है वो यूनिटी का है। इन्होंने कहा, अभी कपीस जी ने कहा कि हमारी तो टीम इंडिया है। अरे टीम इंडिया है तो अलग अलग काहे खेल रहे हो? एक मैच में खेलने के लिए नीति आयोग की बैठक में सारे नहीं जा रहे, लेकिन ममता दीदी जा रही है उसी पिच पर खेलने। फिर ये एक टीम कैसे हो गई भाई? अगर टीम इंडिया कहीं जाती है तो 11 के 11 प्लेयर एक ही साथ खेलते हैं और एक टीम के खिलाफ खेलते हैं। लेकिन जहां पर आपने मैच विड्रॉ कर लिया, बाकी सारे लोगों ने, वहां पर ममता दीदी नीति आयोग की बैठक जा रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं। अखिलेश यादव पूरे देश में घूम रहे हैं लेकिन राहुल गांधी के साथ नहीं बैठना चाहते। ममता बनर्जी सारे देश में सबसे मिल रही है लेकिन राहुल गांधी के साथ नहीं बैठना चाहते। ये मान लिया जाना चाहिए कि बात ठीक है। इन सभी लोगों का वोट बैंक एक है, मुस्लिम। इन सभी लोगों को अपीज एक कम्युनिटी को करना है, मुस्लिम। इन सभी लोगों को इकट्ठा एक कम्युनिटी को रखना है, मुस्लिम। तो जाहिर है अगर कांग्रेस के साथ रहे तो मुस्लिम वोट बैंक पर सेंध लगेगा। तो सब अलग अलग भड़के भड़के घूम रहे हैं। तो क्या यही वजह है इस खटपट की जो अब तक नजर आ रही है विवेक जी? चुनाव में भी नहीं है विवेक जी, क्या यही वजह है अंदरूनी खटपट की जो जिस पर कोई खुलकर बोलना नहीं चाहता? बातें हैं कि 235 सीटें, नहीं सुनिए, 3 पॉइंट बोलूंगा। पहला पॉइंट, 235 सीटें इंडिया अलायंस की आई हैं, वो सारी की सारी मुसलमान वोटर्स से। हिंदू वोटर्स और बाकी लोग वोट नहीं करते अलग कम्युनिटियों के, इनका कॉपीराइट है हिंदुओं के ऊपर। इस माइंडसेट से निकलें, हर धार्मिक स्थल पे हारे हैं और इनकी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को निगलेक्ट किया गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप अपनी पार्टी पे पहले ध्यान दें। अमित शाह के अपने एस्पिरेशंस है पीएम बनने के, राजनाथ सिंह के अपने एस्पिरेशंस हैं, नितिन गडकरी के अपने एस्पिरेशन। अपना घर संभालिए आप पहले।
और बाद में देखिएगा यहाँ पे इंडिया गठबंधन में कि अखिलेश बनेंगे कि ये बनेंगे, वो हम पे छोड़िए। इंडिया अलायंस इज गोइंग वेरी स्ट्रांग, टेक केयर ऑफ योर पार्टी। तीसरा पॉइंट, उत्तर प्रदेश के अंदर जो छीटा कसी योगी और मौर्य साहब के बीच में चली है, पूरे देश ने देखा है। आपकी यूनिटी कहाँ है? सारे आप हमारी यूनिटी की बात कर रहे हैं। कैसा इंडिया अलायंस? कैसा इंडिया अलायंस? बंगाल में अलग लड़ी भाई साहब, कांग्रेस भी अलग लड़ी, मोर्चा पढ़ो, टीएमसी भी अलग, थोड़ा सा जाइए इतिहास में, देश का इतिहास पढ़िए, अलायंस पॉलिटिक्स पढ़िए, जाइए इतिहास में, जाइए पढ़िए, तब आपको अलायंस पॉलिटिक्स समझ आएगा कि अलायंस पॉलिटिक्स होता क्या है। गो एंड रीड अटल बिहारी वाजपेयी एंड हिज गवर्नमेंट। आप पढ़ते नहीं है, समस्या ये है। अलायंस पॉलिटिक्स है, अलायंस पॉलिटिक्स। यही तो दिक्कत है लेफ्ट वालों की कि इनको लगता है कि बस यही पढ़ते हैं, इसी वजह से उनके हालात ये है कि 10 सीटों पर टिक गए, इसीलिए हालात ये है कि दिल्ली के जेएनयू में रह गए, सरकार तोड़, यही परेशानी है आपकी। कल पीएम बनने के लिए नहीं, वो तो आनंद के साथ मंत्री है सरकार में भाई, आनंद के साथ केयर करिए पहले आप। बता दो आनंद के साथ गृह मंत्री है भाई, गृह मंत्री सरकार। आनंद विजय सर आपके पास आ रहा हूं। आनंद विजय सर, गृह मंत्री। अरे भाई, अलायंस पॉलिटिक्स का एक लंबा इतिहास रहा है और इतिहास ये भी रहा है कि बहुत ज्यादा दिनों तक ये अलायंस टिकता नहीं। सबके अपने अपने महत्वाकांक्षाएं और होनी भी चाहिए। वोट बैंक पॉलिटिक्स, उसको भी देखना है। तो क्या यही वजह है कि अब इंडिया अलायंस के अंदर सबको लग रहा है कि अगर हम अपने रीजन में, अपने क्षेत्र में क्षत्रप हैं, तो फिर हम किसी अगर दूसरे को फलने फूलने देंगे तो हमें अपना नुकसान कर लेंगे। शायद यही वजह है कि धीरे धीरे अब कांग्रेस से दूरी की जा रही है। प्रत्युष जी, मैं सुन रहा था अलायंस पॉलिटिक्स की बात हो रही थी और हिस्ट्री की भी बात हो रही थी। अलायंस पॉलिटिक्स की और हिस्ट्री की बात करेंगे तो हमें यह भी याद पड़ता है, अभी आइडियोलॉजी की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह की नेशनल गवर्नमेंट की सरकार में भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्टों ने एक साथ मिलकर सरकार बनाई थी। तब आइडियोलॉजी कहां गई थी? तब सांप्रदायिकता कहां गई थी? दरअसल राजनीति में सांप्रदायिकता और ये सब मुद्दे जो होते हैं वो समय के हिसाब से, अपनी सुविधा और गद्दी के हिसाब से बदलते रहते हैं। जब मौका मिला तो एक बड़ा खतरा दिखा देते कि नहीं, राजीव गांधी बड़ा मुद्दा है, उसको हटाने के लिए करप्शन के मुद्दे पे सरकार बनी थी, बोफोर्स का स्कैंडल था, मुद्दा हो जाता। विवेक जी रुक जाइए, इसका मतलब ये नहीं। एक सेकंड विवेक जी देखिए, विवेक जी प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला। क्यों ऐसी बहस क्यों करनी जिसमें कड़वाहट बढ़े? आप मेरी बात सुन लो, फिर आप अपना, मैं तो चुपचाप बैठा हूं। विवेक जी जब आप कह रहे थे तो सब लोग खामोशी से सुन रहे थे। आनंद विजय सर खामोशी से सुन रहे थे, उनको अपना पॉइंट रखने दीजिए, अपना पॉइंट रखने दीजिए। जी आनंद सर प्लीज कंटिन्यू। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि ये सत्ताधारी दल के लोग या दूसरे राजनीतिक दल के लोग जब बात करते हैं आइडियोलॉजी की और बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं तो ऑल लीड्स टू कुर्सी, वो सारी कुर्सी तक जाती है उनकी। आइडियोलॉजी हो, चाहे अलायंस हो, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह कहते थे भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, राजीव गांधी को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट एक हो गए। चलिए, उसके बाद सांप्रदायिकता बड़ा मुद्दा हो गया, उसके बाद इंदिरा हटाओ के समय सब एक हो जाते थे, अब मोदी हटाओ के समय सब एक हो जाते हैं। तो सबका अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? अल्टीमेट लक्ष्य है किसी प्रकार से सत्ता हासिल करना, जनता की बात करना, एट्रोसिटीज की बात करना, ये सब जनता को भरमाने के मुद्दे हैं। दरअसल जनता के मुद्दे पर अगर बात करोगे तो आप महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन पर बात करो तो आप एक ऑल्टरनेट विजन तो अपना प्रस्तुत करो। कोई ऑल्टरनेट विजन, जैसे बहस बजट पर हो रही है लगातार कि बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं दिया, मुद्दे क्या उठ रहे हैं आज संसद में, आज फिर उठेगा कि इस राज्य का नाम नहीं लिया। अभी एक भाई साहब कह रहे थे बंगाल को एक पैसा नहीं दिया। अरे भैया, 15,000 करोड़ रुपया तो सिर्फ रेलवे का बजट है बंगाल के लिए। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नाम न लेना बजट का पॉलिटिक्स हो गया। आप एक कंस्ट्रक्टिव सलाह तो दीजिए कि आप हमें इन मुद्दों मुझे लगता है कि दो बात से किसी को एतराज नहीं होगा। एक तो पहली बात की राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, और दूसरी चीज राजनीति का जो मकसद होता है, ठीक है वो कहने की बात अच्छी है कि जनता की भलाई, लेकिन कुर्सी के बिना कुछ भी नहीं होता। Z News.